ओके तो कल बच्चे हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। इट वाज समथिंग लाइक दिस। जिसमें दो आपके यूज हो रहे थे। एक सेकेंड। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। इट वाज समथिंग लाइक दिस। देयर एग्जिस्ट अटेंडेंस मार्क कर दो बच्चे सारे। देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है। फिर था फॉर ऑल एक्स, एम एक्स, आर एक्स वाई, है ना, यही था। तो इसका हमने कुछ बनाया था। देयर एग्जिस्ट वाई, वाई ऑब्वियसली क्या होगा, बुक की होगी कोई ना कोई, ठीक है। फॉर ऑल एक्स कुछ ऐसा बनाया था, फॉर ऑल एक्स, और एक्स क्या है, एक्स इज मैथ बुक, है ना, यही था। और देन आर एक्स वाई का क्या मतलब था, एक्स हैज वाई इन बिब्लियोग्राफी, ऐसे ही था ना इसका मतलब कुछ। यस सर। तो यहाँ पर हमने फॉर ऑल एक्स को ऐसे कुछ लिख दिया। ऑल एक्स, एक्स क्या है आपका, मैथ की बुक की है, ठीक है। तो एवरी मैथ बुक ठीक है, एवरी मैथ बुक तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट वाई, वाई का क्या मतलब होगा, यहाँ तक तो कर दिया, एवरी मैथ बुक। देयर एग्जिस्ट वाई, देयर एग्जिस्ट अ बुक, देयर एग्जिस्ट अ बुक, ठीक है, जिसकी रेफरेंस ऑब्वियसली वाई से हो रही है। बुक विच इज included in reference in bibliography, sorry, in bibliography of every math book या all math book, जो मर्जी आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब यही है ना, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल मैथ्स बुक, ठीक है। तो मैथ बुक की रेफरेंस में वो वाई है, तो सभी मैथ बुक की रेफरेंस में एक बुक है वाई, इसका मतलब यही निकलता था ना, है ना बच्चे। There exists y for all x, x is math book, then x has y in bibliography। तो मतलब एक y, एक बुक ऐसी है जो x की रेफरेंस में आती ही है और सभी x की रेफरेंस में आती है, और x क्या है, मैथ बुक। तो देयर एग्जिस्ट अ बुक जो हर मैथ बुक की रेफरेंस में आती है, विच इज इंक्लूडेड इन बिब्लियोग्राफी ऑफ एवरी मैथ बुक, ठीक है जी। बुक में लिखा हुआ है दैट अपीयर्स, तो मतलब सेम ही है, दैट अपीयर्स विच इज इंक्लूडेड। क्लियर है बच्चे, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, डाउट हो तो पूछ लो। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स बच्चे, यू कैन रेज योर डाउट एंड मार्क योर अटेंडेंस एज वेल। ओके, या अगला क्वेश्चन करें। स्टेटमेंट दी हो तो फॉर्मूला बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिर फॉर्मूला बनाएं। यस सर। ओके, तो एक्सप्रेस यूजिंग क्वांटिफायर, तो क्वांटिफायर को यूज करके इनको एक्सप्रेस करना है। ई पार्ट है बुक में, अगर देख सकते हो एवरी बुक, तो स्टेटमेंट ये है एवरी
book with a blue cover is a mathematic book. ठीक है, is a mathematic book. तो इसको कुछ अगर हम ऐसे बोलें एवरी बुक, तो आप एवरी का मतलब क्या होगा? All. और ऑल एक्स, ठीक है, ये हो गया. अब एक्स क्या है? विद अ ब्लू कवर. एक्स एक बुक है विद अ ब्लू कवर, मतलब बी एक्स. और अगर उसका कवर ब्लू है तो वो क्या है? मैथमेटिक्स बुक है. तो अब बीच में क्या आएगा, मतलब क्या कनेक्शन बनाए? फॉर ऑल एक्स, अगर वो ब्लू कलर की है तो वो मैथमेटिक्स भी है. यहाँ पर बच्चे दो चीजें आ सकती हैं, ठीक है, एक ये और एक ये. बट इनमें से अब कौन सी चीज आएगी वो अब देखना है. एक इम्प्लाइज, वैसे तो इम्प्लाइज आएगा यहाँ पर, ठीक है, वैसे तो इम्प्लाइज ही आएगा. बट अगर आप ये भी लिखते हो तो ये भी कहीं की कुछ हद तक ठीक है, गलत नहीं कह सकते इसको भी हम. बट बेटर इज द इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन अब बेटर क्यों है? देखो सपोज बच्चे यहाँ पे उसने क्या बोला है कि ब्लू कवर की बुक होगी तो वो मैथमेटिक बुक की होगी. अगर वो ब्लू कवर की नहीं हुई तो भी वो मैथमेटिक की बुक हो सकती है. ग्रीन कलर की भी तो हो सकती है, उसने ये तो नहीं कहा कि मैथमेटिक बुक ब्लू कवर की नहीं होगी, है ना. तो यहाँ पर बेटर भी कि आप इम्प्लाइज लगाओ, क्योंकि ये ट्रू होगा तो ये डेफिनेटली ट्रू होना ही होना है, ये फॉल्स नहीं हो सकता, तो इसलिए इम्प्लाइज आ रहा है. और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि ब्लू कवर की बुक नहीं अगर है, ग्रीन कलर की है, तो वो मैथ की बुक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इसलिए आप एंड की जगह पे, एंड यहाँ पर गलत हो सकता है, इम्प्लाइज विल बी द बेटर थिंग टू डू हियर, क्योंकि ऐसी मैथमेटिक्स बुक हो सकती है ना बेटा. अगर हम एंड लगा देते हैं बीच में बी एक्स एंड एम एक्स, तो इसका मतलब है कि ब्लू कवर कलर की बुक होगी, ठीक है, तो ट्रू होगा. मैथमेटिक्स बुक्स होगी, वो अगर फॉल्स हो गया फिर तो ठीक है, ये ट्रू और ये फॉल्स, तो फॉल्स ही होना चाहिए. लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है और ये ट्रू हो जाता है, मतलब मैथमेटिक्स की बुक निकलती है लेकिन उसका कवर ब्लू नहीं है, तो ये हो सकता है, ये सिचुएशन आ सकती है कि मैथमेटिक बुक हो सकती है कुछ और कलर की हो. तो अगर हम एंड लिखते हैं तो वहां पर ये गलत हो जाएगा, इसलिए इम्प्लाइज बेटर है. तो बड़ा सोचना ये चीज को कि क्या ट्रू और क्या फॉल्स हो सकता है, ठीक है. ट्रूथ टेबल को ध्यान में रखना, और ज्यादातर में इम्प्लाइज आएगा, ज्यादातर में, मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इम्प्लाइज ही आएगा. इज दैट ओके? ये क्लियर है बच्चे सभी को? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो. बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. सभी को? Yes, sir. ये देखो, अगर आपको डायरेक्टली नहीं ना हो रहा है तो आप अगेन एक इंटरमीडिएट स्टेटमेंट बना सकते हो. एवरी बुक, एवरी मतलब फॉर ऑल, ठीक है. बुक विद ब्लू कवर फॉर ऑल एग्स, एक्स इज ब्लू कवर. बच्चे म्यूट कर लो जिनकी आवाज आ रही है पीछे. एक्स इज ब्लू कवर इज अ मैथमेटिक बुक. देन देखो देन आ सकता है ना इसमें, जहां देन आ गया, देन एक्स इज, बच्चे म्यूट कर लो जिसके पीछे से आवाज आ रही है. देन एक्स इज मैथ बुक. तो ये देखो सीधा सीधा बन गया आपका. फॉर ऑल एक्स, एक्स बी एक्स, एक्स इज ब्लू कवर, देन इम्प्लाइज एक्स इज मैथ बुक एम एक्स. क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir.
अगला एक और करते हैं। तो इस बार मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं। देयर आर मैथमेटिक बुक्स दैट आर पब्लिश्ड आउटसाइड यूएसए। मतलब मैथमेटिक बुक्स हैं, देयर आर मैथमेटिक बुक्स, मतलब देयर आर का मतलब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट। Yes, sir. ठीक है, देयर एग्जिस्ट मैथमेटिक बुक्स मतलब MX, देयर एग्जिस्ट MX दैट आर पब्लिश्ड आउटसाइड यूएसए, मतलब कि जो यूएसए के बाहर पब्लिश हुई हुई है, मतलब नॉट इन यूएसए, नॉट इन यूएसए। तो मतलब क्या होगा? निगेशन यूएक्स, राइट। देयर एग्जिस्ट एक्स, जो मैथमेटिक बुक्स भी हैं और यूएसए में पब्लिश नहीं है। तो अब बीच में कंजंक्शन क्या आएगा? ये या ये? सोच के बताओ। नॉट टू सी इन द बुक, वहां पर तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, बट उसके पीछे का लॉजिक बताओ। इम्प्लाइज क्यों आएगा अगर आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? एंड अगर आएगा तो एंड क्यों आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? बोलो बेटा, बोलो बेटा। एनीवन बच्चे? इम्प्लाइज आएगा, एंड आएगा? चलो ये बता देता हूँ, एंड आएगा। यू कैन ऑल्सो सी इट इन द बुक्स, बट रीजन देखो बच्चे। देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, MX मैथ बुक है, राइट। अगर वो मैथ बुक है तो वो यूएसए में क्या होगी? पब्लिश नहीं हो रही है। देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ बुक ही हैं, सारी नहीं है, कुछ बुक्स हैं, कुछ ही हैं, तो इसलिए यहां पर इंप्लाइज नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, किसी सिचुएशंस में हो सकता है, राइट। इसलिए एंड आया है। और अगर जनरल फॉलो करना हो, आपने जनरल चीज को फॉलो करना हो, तो नॉर्मल सिचुएशन में देयर के साथ ज्यादातर एंड और फॉर ऑल के साथ ज्यादातर इंप्लाइज आता है। बट दिस इज अ जनरलाइज्ड रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक्सेप्शंस आ सकती हैं इसमें। इज दैट ओके? बट ज्यादातर ये जनरली अप्लाई हो जाता है। यहां पर आप देखो बच्चे, मैथ बुक, देयर एग्जिस्ट एक्स मैथ बुक है जो यूएसए में पब्लिश नहीं है। अगर हम इंप्लाइज कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी मैथ बुक यूएसए में पब्लिश नहीं होती है। लेकिन उसने कहा है देयर एग्जिस्ट, कुछ बुक्स हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ बुक्स होंगी ट्रू मैथ बुक होंगी जो यूएसए में पब्लिश नहीं हो रही है। तो हो सकता है, और ऐसी भी हो सकता है कि कुछ बुक्स मैथ की हो जो यूएसए में पब्लिश हो रही हैं। तो ट्रू ट्रू भी ट्रू होना चाहिए और ट्रू फॉल्स भी आपका ट्रू हो, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि वो अप्लाई हो सकता है, इसलिए इम्प्लीकेशन नहीं लगाया है हमने यहाँ पे। इज दैट ओके? इज दैट ओके बच्चे? Yes. लास्ट क्वेश्चन अब जो एग्जाम्पल का करते हैं, एक क्वेश्चन उसके बाद एक्सरसाइज में से करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, नॉट ऑल बुक्स हैव बिब्लियोग्राफी, नॉट ऑल बुक्स हैव बिब्लियोग्राफी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, बताओ। मतलब कह रहा है कि सारी किताबों की बिब्लियोग्राफी नहीं होती है, एक बुक ऐसी भी होगी, ठीक है, एक बुक ऐसी भी होगी जिसका बिब्लियोग्राफी है ही नहीं, जिसमें बिब्लियोग्राफी वाला चैप्टर ही नहीं है। बोलो बेटा।
बोलो बेटा। मतलब कोई एक बुक तो है ऐसी, नॉट ऑल बुक, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बुक, एक किताब तो है ही है, देयर एग्जिस्ट एक्स, जिसकी रेफरेंस नहीं है, मतलब ये नहीं है, मतलब उसकी एक्स में कोई भी वाई नहीं है। तो यहाँ पर आपका आएगा फॉर ऑल एक्स, और नहीं है मतलब नॉट। तो देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, सॉरी फॉर ऑल वाई, तो ऐसी एक किताब है बाकी सभी किताबों के लिए, ठीक है, जिसकी रेफरेंस में एक्स एक बुक है जिसकी रेफरेंस में कोई भी वाई नहीं आता है, मतलब उसकी रेफरेंस है ही नहीं है, सभी किताबें मतलब उसकी रेफरेंस में नहीं आती हैं, नॉट। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो ये ऐसे बनेगा बच्चे, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, निगेशन बाहर, यहाँ देयर एग्जिस्ट वाई, और यहाँ पर आर एक्स, ठीक है, मतलब नॉट फॉर ऑल बुक्स देयर एग्जिस्ट वाई, मतलब उसमें एक कोई ऐसी बुक हो जो उसके रेफरेंस में आती हो, ऐसा सभी किताबों के लिए नहीं होता है। फॉर ऑल एक्स मतलब सभी किताबों के लिए वाई एक कोई ना कोई ऐसी बुक है जो उसके रेफरेंस में आती है, और इसको हमने नोट कर दिया है, तो ये भी सही है। इज दैट ओके? ये समझ में आया बेटा? ये दोनों बराबर हैं, दोनों आंसर सही हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हो, मैं आपको बताया था ना, आपको ये निगेशन अंदर जा सकता है, जब ये निगेशन अंदर जाता है तो ये देखो फॉर ऑल एक्स बन जाएगा, इसके साथ निगेशन, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका देयर एग्जिस्ट, जब निगेशन अंदर जाता है बाहर का सिंबल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आर एक्स वाई, और फिर जब यहाँ से भी अंदर जाएगा तो यहाँ पे फॉर ऑल हो जाएगा, और ये निगेशन आपका अंदर चला जाएगा, तो सेम वही चीज बन जाती है, ये देखो यही वाली। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes. तो इससे आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन देके कहे इसका निगेशन फाइंड आउट करो, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है आपने। देयर एग्जिस्ट भी है, फॉर ऑल भी है, यहाँ पर अगर मैं निगेशन लगा देता हूँ, लेट अस सपोज यहाँ निगेशन लगा देता हूँ, तो निगेशन पहले एक राउंड अंदर जाएगा, मतलब इसके साथ अंदर लग जाएगा, और ये सिंबल आप चेंज कर दोगे, देयर एग्जिस्ट से फॉर ऑल कर दोगे, फिर आप एक और राउंड अंदर लेके जाओ, यहाँ पे निगेशन लग जाएगा, और ये फॉर ऑल से देयर एग्जिस्ट बन जाएगा। तो ये सभी को समझ में आया ना बेटा? तो इसको आराम से इसी Yes, sir. तरीके से पढ़ लो, नॉट ऑल मतलब नॉट आना ही आना है, ऑल, ऑल का मतलब फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट वाई बुक्स हैव बिब्लियोग्राफी, मतलब उसकी बिब्लियोग्राफी में कुछ ना कुछ आए, तो मैं देयर एग्जिस्ट वाई लिख दिया यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट वाई, जो उसकी रेफरेंस में आएगा ही आएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं आता है, नॉट, हाथ ही खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। निगेशन आपने बाहर लगा दिया, मतलब अंदर वाली चीज नॉट हो गई, मतलब मैंने कहा सारी किताबों के लिए कोई ना कोई किताब है जो उसकी रेफरेंस में आती है, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट। यहाँ पर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 बार 3 बार पढ़ना ही है बस आपने। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप देखा जाए 10 से 15 मिनट मिलते हैं, तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड कम अप विद एन एक्सप्रेशन, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, किसी का बच्चे डाउट है तो पूछ सकते हो आप।
कोई डाउट नहीं है? यस नो कुछ तो बोलो। नो सर। ओके, एक और चीज मैं बताता हूँ, आपने कुछ देखा होगा ऐसे, कहीं पे लिखा होता है क्यू, कहीं पे लिखा होगा जेड। तो ये बच्चे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बुक्स वाली एग्जांपल कर रहे थे ना, तो देयर एग्जिस्ट के साथ यहाँ पर यूनिवर्स क्या है? बुक। वैसे यहाँ पर यूनिवर्स क्या है? कोशेंट, रैशनल नंबर। यहाँ पर यूनिवर्स क्या है? इंटीजर। तो यहाँ पे हमें उसने पहले ही बता दिया है कि बुक है, तो हम इसको ना भी लिखें तो भी चलता है। ठीक है, इज इट ओके? यूनिवर्स को आप लिखो चाहे ना लिखो चलता है, बस आप लिख देना कि ओवर द यूनिवर्स ऑफ बुक्स, ऊपर सॉल्व करने से पहले जो जो चीज़ आपको गिवन होती है ना, पहले वो लिखा करो हमेशा, और उसके बाद एक्सप्रेशन लिखा करो। इज दैट ओके? तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से करते हैं बेटे। कौन सा क्वेश्चन करना है बोलो जल्दी, जल्दी बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन करना है? एक एक क्वेश्चन दोनों टाइप का करेंगे। वी हैव 15 मिनट्स। सर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, इनमें से कोई एक करवा दो। चलो थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड करते हैं। लेट्स से यूज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब, यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब बच्चे For all x. फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल। एक्स ले लो आप, वाई ले लो, आपकी मर्जी है। यूज यूनिवर्सल क्वांटिफायर टू स्टेट दैट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं ओवर द यूनिवर्स ऑफ? रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? क्यू होते हैं ना, क्यू होते हैं ना, Yes sir. जो हमारे Yes sir. इसमें आते हैं, कुछ इस फॉर्म में आते हैं, एक्स बाय वाई की फॉर्म में आते हैं, इनको बोलते हैं Yes, रैशनल नंबर। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि यूज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मतलब हमारे एक्सप्रेशन में क्वांटिफायर आएगा, और ये स्टेटमेंट बोलनी है सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल फॉर ऑल। तो सारे रैशनल नंबर का अगर मैं सम करूं फॉर ऑल एक्स, तो दो रैशनल नंबर बोले हैं, तो मेरे को दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे अब, एक्स और वाई, तभी मैं एक्स प्लस वाई कर पाऊंगा ना। तो वो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई, अगर एक x रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर है y, अगर मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो ये x प्लस वाई, लेट से एक और नंबर ले लेता हूँ, z आता है, z x प्लस वाई, देन z इज रैशनल। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है कि दो नंबर हैं x और y, उनको ऐड करें तो तीसरा नंबर हमारे पास आता है z। तो z भी क्या है? रैशनल है, सभी के सभी एक्स और वाई के लिए, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करना है। तो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, जेड इज रैशनल नंबर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई, एक्स प्लस वाई इज आल्सो रैशनल। ठीक है, रैशनल। इज इट ओके? यहां पर आप चाहो तो क्यू लिख सकते हो। अगर आपने ऊपर लिख दिया हुआ है ओवर द यूनिवर्स ऑफ क्यू, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि यहाँ पर ये यूनिवर्स बताता है कि यूनिवर्स है क्यू, एक्स और वाई मतलब किसको बिलोंग कर रहे हैं। इज दैट ओके? क्लियर है? yes sir. ओके, और बच्चे नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखें। सिक्स्थ क्वेश्चन Yes एक sir. में, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट इसको मैं बोलता हूं पहले। लेट सी एक्स बी एक्स इज कोल्ड ब्लडेड। तो अब सी एक्स का मतलब क्या है, वो क्या कहता है, सी एक्स का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड, एक्स इज कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून का है। ठीक है, और एफ एक्स का मतलब है एक्स फिश है। ठीक है, और एस एक्स का मतलब क्या है? लिव्स इन सी। ऑब्वियसली एक्स ही होगा ना, एक्स इज कोल्ड ब्लडेड, एक्स इज फिश, एक्स लिव्स इन द सी।
दैट्स इट, इतना ही है। अब उसने कहा एक स्टेटमेंट दिया है हमें, एवरी फिश इज कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, सारी की सारी फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड है। कैसे लिखेंगे बेटा? एवरी का मतलब सर फॉर ऑल। और और ऑल ऑल एक्स। ठीक है जी, आगे फिश, फिश कैसे लिखेंगे? सर एफ एक्स एफ एक्स। कोल्ड ब्लडेड कैसे लिखेंगे? सी एक्स। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? एंड से इम्प्लाई से, कंजंक्शन से। बच्चे उसने बोला है अब इसको बड़ा ध्यान से सुनो, मेरे को मेरी एक बात ध्यान से सुनो। एवरी फिश इज कोल्ड ब्लडेड मतलब मछली जो सारी होंगी ना वो कोल्ड ब्लडेड होंगी होंगी, तो कोई डाउट नहीं है। बट व्हाट इफ कि कोई और आप मैमल ले लो या कोई और आप एनिमल ले लो, वो भी तो कोल्ड ब्लडेड हो सकता है ना? सिर्फ फिश की बात नहीं हो रही है, बाकी के और भी जानवर हो सकते हैं जो समुद्र में रहते हैं या जमीन पर रहते हैं, वो भी तो कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं, है ना? हो सकते हैं ना? तो यहाँ पर बच्चे implies would be a better option. Don't go with the book answer, go with the logic. अगर ये होता कि फिश एक्स और सी एक्स फिर तो ठीक था, एंड ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, implies और एंड दोनों में से आप कुछ भी यूज करो, क्वाइट अ बिट दोनों चल सकते हैं। बट बेटर क्या है यहाँ पर? बेटर इज implies। implies आपका कोई गलत नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि फिश एक्स है तो वो डेफिनेटली कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन हो सकता है कि फिश ना हो फिर भी वो कोल्ड ब्लडेड हो सकती है। ठीक है, इज दैट ओके? लेकिन आप एंड भी यूज करते हो, कंजंक्शन भी यूज करते हो, तब भी 90% ऑफ द टाइम उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? मूव करें आगे? बेटा बोलो, रिस्पॉन्ड करो। सर तो ये स्टेटमेंट ऐसे हैं जिन्हें एवरी मैमल हु इज कोल्ड ब्लडेड इज ए फिश। एवरी मैमल कौन सा हु वाला? इज कोल्ड ब्लडेड इज अ फिश। इस स्टेटमेंट का बोल रहे हो? अगर सर यहाँ पे इम्प्लाइज आना तो स्टेटमेंट ऐसी वाली आती तो ज्यादा नहीं होता। नहीं, अगर इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर फिश है तो वो कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, तो वही मैं आपको चीज बता रहा हूं ना। अगर आप एंड लिखते हो तो उसका मतलब क्या कहता है वो, कि फिश है तो कोल्ड ब्लडेड भी है, फिश नहीं तो कोल्ड ब्लडेड नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर उसने ये कहा सेम चीज की फिश नहीं कोल्ड ब्लडेड नहीं, ये तो जरूरी नहीं है बेटा। जब हम एंड लिखते हैं तो ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू आता है। यस सर। तो इसका मतलब है कि फिश नहीं तो कोल्ड ब्लडेड भी नहीं होगा। अगर हम एंड लगाते हैं इसका मतलब तो यही हुआ ना। बट इसको अगेन आप जस्टिफाई ऐसे कर सकते हो कि ये ट्रू, ये फॉल्स है और ये ट्रू होता है, तब भी ये फॉल्स आता है, तो सही है। तो इसको जस्टिफाई अगेन, एंड को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बट बेटर हम implies विल बी अ बेटर ऑप्शन हियर। जस्टिफाई आप इसको भी कर सकते हो, ये भी मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत नहीं होगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सर यस सर अगर स्टेटमेंट में फिश है तो फिश ही आएगी, और कैसे मैम आएगा? बट बेटा अगर मैं यहाँ पर ये देखो, मैं एक और स्टेटमेंट लगा देता हूँ, लाओ। ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही कहा, तभी तो ये जस्टिफाई हो रहा है आपका। एंड क्यों जस्टिफाई हो रहा है? क्योंकि ये चीज दी ही नहीं हुई है, उसकी यूनिवर्स में है ही नहीं है। समझ गए ना? ये उसकी यूनिवर्स में है ही नहीं है, इसलिए आपका ये भी जस्टिफाई हो रहा है। लेकिन अगर ये होता है ना
तो आपका ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। फिर आई बात समझ में ना? आपका आंसर में ये जस्टिफाई हो रहा है। क्यों जस्टिफाई हो रहा है? क्योंकि सिर्फ फिश की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मैमल साथ में दिया हो या कोई और जानवर साथ में दिया हो, फिर आपका यही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये जस्टिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? आई गेस अब आपको क्लैरिटी होगी ज्यादा। बोलो बेटा, डाउट है तो पूछो अगेन। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। हाँ, यस सर, क्लैरिटी है। इसको बच्चे सिंपल एक तरीके से समझो। दो रूल्स जो याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ टाइम फॉर के साथ, मेजॉरिटी ऑफ टाइम फॉर ऑल के साथ हम इम्प्लीकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देयर के साथ नॉर्मली हमारा एंड यूज होता है। दूसरा बच्चे, अगर आपकी यूनिवर्स, जैसे सपोज यहाँ पर कुछ है, लेट से ZX है और यहाँ पर AX है। अगर सिर्फ ZX ही आपकी यूनिवर्स है, फिर आप एंड लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं उसमें। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्स सिर्फ ZX नहीं है, और भी कोई चीज हो सकती है, मतलब BX हो सकता है, CX हो सकता है, ठीक है, फिर आप बेटर भी ZX के साथ इम्प्लाइज AX लिखना। मतलब AX अगर सिर्फ आपका ZX ही हो सकता है, फिर एंड ठीक है, कंजंक्शन ठीक है। लेकिन अगर आपका AX ZX भी हो सकता है, BX भी हो सकता है, CX भी हो सकता है, तो बेटर भी आप इम्प्लाइज लिखो। ठीक है, आई होप ये क्लैरिफाई हो गया होगा अब आपको। यस सर। तो एक क्वेश्चन अब हम फॉर्मूले का करते हैं बच्चे। बी पार्ट में 2 फॉर्मूले दिए हैं, कौन सा फॉर्मूला करें बोलो? पहले वाला? चलो पहले वाला करते हैं। देयर एग्जिस्ट x SX। बनाओ इसकी फटाफट, मेरे को एक स्टेटमेंट बनाओ। पहले एक इम्प्रॉपर सी स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाते हैं। देयर एग्जिस्ट, आगे So there is animal X which X, lives in the sea, but X, not a X fish lives in in the sea sea, and X is not a fish. and X is not a fish। ठीक है, नॉट फिश। अब प्रॉपर बनाओ। X lives in the sea and X is not a fish। Yes, there exists an animal who lives in the sea but not is a fish. इसमें हमने यूनिवर्स तो उसने बोली ही नहीं है, कोई है ना कि एनिमल है कि क्या है, तो आप एनिमल लिख सकते हो क्योंकि कॉमन वर्ड वही यूज कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एनिमल, अ क्रिएचर, ठीक है, अ लिविंग Yes, sir. बीइंग, कुछ भी यूज कर सकते हो क्योंकि उसने यूनिवर्स बोली नहीं है हमें। तो आप एनिमल लिखो, Yes. क्रिएचर लिखो, लिविंग थिंग लिखो, देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम Or कॉमन वर्ड यूज animal. करते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एनिमल that lives in sea but not a fish। ठीक है, that lives in sea and not a fish and is not a fish। ठीक है जी। Yes, sir. दूसरा भी फटाफट बना दो ऐसे ही। वो इसका एक्सप्रेशन ये रहा, फॉर ऑल x fx implies sx। बोलो, फॉर ऑल एवरी, मतलब एवरी x, और x क्या है? फिश। तो एवरी Fish फिश lives in the sea. लिव्स इन द सी। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो इम्प्लाइज उन्होंने यूज किया है, ये भी तो यूज कर सकते थे।
है ना, बट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि सी में और भी चीजें रहती है, और भी एनिमल्स होते हैं। और भी एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पिछले क्वेश्चन में भी बेटर जस्टिफिकेशन इम्प्लाइज से आती है, ना कि एंड से। आई होप इट्स क्लियर नाउ। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, बाकी के क्वेश्चंस भी करना, प्रैक्टिस करना। और मैं एक लास्ट आपको बता देता हूँ, लास्ट हमारी है थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। इसमें अगर आप पेज 202 पे देखो बच्चे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। ये आपने पहले किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, जब हमने फॉर्मल प्रूफ किए थे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ किए थे, तब आपने ये किए हुए हैं ऑलरेडी, ज्यादातर किए हुए हैं इनमें से। और सारे के सारे आपको एज इट इज याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के सभी यूज नहीं होते हैं, ठीक है। जितने पहले किए हुए थे वही इतने याद रख लो, काफी हैं। उसके बाद एक ES, US, EG और UG, ये 4 कल पॉइंट मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। और जैसे हमने प्रोपोजिशन, सिंपल प्रोपोजिशन का डायरेक्ट प्रूफ किया था ना, वैसे ही हमने करना है डायरेक्ट प्रूफ प्रेडिकेट लॉजिक का। स्टेप वही है बेटा, इज इट ओके? स्टेप्स वही होंगे। कल इसको कंटिन्यू करेंगे और कल खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर बच्चे। कल छुट्टी है सर 2 days। सर, 2 days हॉलीडेज एंड फिर संडे है, फिर बड़ा मंडे उसके, को भी छुट्टी है। चलो ऐसा करते हैं, आप MST में ये टॉपिक नहीं हम डालेंगे प्रेडिकेट का। यू विल एंजॉय योर हॉलीडेज देन। आपका पहला MST कब है? MST कब है पहला? 17 को। ओके देन एंजॉय योर हॉलीडेज और प्रिपेयर फॉर योर MST। ऑल द बेस्ट फॉर योर MSTs बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्टडी वेल, do well in your examinations. ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। Which is the meeting is going to end now.